लाल किले से मोदी जी ने बोल दिया, आपने सुन लिया, लेकिन हम तो सुन के बोलने वालों में से हैं ना। इसीलिए उनकी सारी बातों पर मैं दो पॉलिटिकल, एक कॉमन सेंस की और एक अनपॉपुलर ओपिनियन देने जा रहा हूं, तिरंगा रैली से लेकर के भ्रष्टाचार तक। यार पहले ना मैं शुरू करूं उससे पहले रूबिका जी का ये ट्वीट देखो। इनके ट्वीट को देखने के बाद आप क्या परसीव कर रहे हैं? देखो ट्वीट में लिखती हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर अपने भाषण में टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल नहीं किया है। और ये ना बात पूरा चैनल बता रहा है, मतलब बड़े तारीफों में लिख रहा है, लेकिन मैसेज क्या जा रहा है कि ठीक है मोदी जी ने ये वाला भाषण बिना टीपी के दिया है, लेकिन वो हर भाषण इसका इस्तेमाल करते हैं। वो तो कौन सी बड़ी बात हो गई? ये कुछ उसी तरह से बात होगी जब रजत शर्मा कहते हैं कि राहुल गांधी को ये भी नहीं पता क्या लिखना है, वो देख देख करके लिखते हैं, मोदी जी देख देख के पढ़ते हैं। कुछ उस तरह समझिए। मोदी जी भी सोच रहे होंगे कि यार मीडिया वाले कितने भोले हैं मतलब चिल्ला चिल्ला के स्कीम बता रहे हैं। ठीक है, चल रहा चल रहे, तो लेकिन आपने कैसे परसीव किया मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। आजादी के 75 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सामने जो दो सबसे बड़ी चुनौती नजर आती है, वो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद। ये ना 2024 का एजेंडा है, बिल्कुल सेट हो चुका है और ये रिपीटेटिव मोड पे चल रहा है। देखो समझिए कि जिस करप्शन की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका जो इशारा है वो केवल सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर नहीं है, बल्कि जो बहुत बड़ा सियासी घटनाक्रम बिहार में हुआ है ना, लालू प्रसाद यादव पर भी है। भ्रष्टाचार के आरोप में सजा पाने वाले राजनीतिक शख्सियतों में लालू यादव सबसे बड़ा चेहरा है। विपक्ष की शिकायत भी थी कि यार ये जो सरकार है ना, ये ईडी का इस्तेमाल करती है, विपक्ष को डरा धमकाती है, डर जाते हैं वो उनको वॉकओवर दे देते हैं, जो नहीं डरते हैं उनको लगातार परेशान करती है, कार्रवाई करती रहती है। सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली। वही दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने खेला कर दिया। अब संदेश ये जाने लगा कि अगर सरकार ईडी का इस्तेमाल करेगी तो गलत संदेश जो है ना उस जनता के अंदर जाएगा, उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी का कहना है और लोगों से अपील करना बताता है कि ईडी का इस्तेमाल और जोर शोर से होने जा रहा है और इसका इस्तेमाल होता रहेगा। ये सब गलत संदेश ना जाए उसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा खासा कवर अप ले लिया है। वो नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं झिझकने वाली है, क्योंकि भाजपा का अंदेशा बिल्कुल साफ है। देखो बिहार में आरजेडी और जेडीयू का जो गठबंधन हुआ है ना, उससे आने वाले दिनों में होने वाले कई राजनीतिक दलों के गठबंधन की राह खुलती हुई दिखाई दे रही थी। आरजेडी पर लगातार परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। बिहार के चुनाव में आरजेडी पर भाजपा परिवारवाद का आरोप लगाकर के चुनाव में उतरी भी थी। जिस तरीके से आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव कांग्रेस के बड़े नेताओं से संपर्क कर रहे हैं और पिछले हफ्ते कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी मिल रहे हैं, उससे अंदाजा लगाना बिल्कुल साफ हो जाता है कि देखिए 2024 के लिए लोकसभा चुनावों में विपक्षों का एक बहुत बड़ा गठबंधन कांग्रेस समेत कई अन्य दलों के साथ हो सकता है और इनकी सीटें कम हो सकती हैं, इनको समस्या हो सकती हैं। तो ये सारी चीज दिमाग में लाकर के ईडी का इस्तेमाल पुरजोर से होने वाला है। चूंकि भाजपा लगातार कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाती रहती है, ऐसे में प्रधानमंत्री का स्वतंत्रता दिवस पर परिवारवाद और भाई भतीजेवाद पर दिया गया जो भाषण है वो विपक्षियों को घेरने के लिए एक मजबूत माना जा सकता है। 2024 का चुनाव इसी पर होने वाला है। परिवारवाद पर हमले में सिर्फ आरजेडी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी आती है, महाराष्ट्र में शिवसेना भी आती है, बसपा भी आ गई है, पंजाब में चले जाएंगे तो अकाली दल समेत अन्य परिवारवाद के बढ़ावा देने वाले राजनीतिक घरानों को भी घेरा जाएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ठीक है घेरा तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भाजपा खुद इस लिस्ट में शामिल है। हाल ही में अभी आपको बताऊं बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ था। बीजेपी के नेता तेजस्वी सूर्या और एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले के बीच में परिवारवाद की राजनीति को लेकर के संसद में एक नोकझोंक हुई थी तगड़ी वाली। अब सुप्रिया सुले ने तेजस्वी सूर्या से पूछा, अरे एक बात बताइए सर, क्या वो रवि सुब्रमण्यम को जानते हैं जो कर्नाटक के एमएलए हैं? दरअसल तेजस्वी सूर्या के चाचा रवि सुब्रमण्यम कर्नाटक के वासावानागुडी से बीजेपी के एमएलए हैं। सुप्रिया सुले ने उसी भाषण में बीजेपी के उन नेताओं की भी लिस्ट गिना दी कि देखिए परिवारवाद की लिस्ट में तो भाई साहब आप अकेले हम थोड़ी ना, आप भी तो हैं, अगर आप सही हैं तो हम कैसे गलत हो गए? तो यार बकायदा एक लिस्ट को पढ़ा था। उस लिस्ट में पंकज मुंडे, पूनम महाजन, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान का जिक्र करते हुए कहा था ये तमाम नेता भी राजनीतिक परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, जैसा मैं रखती हूं, लेकिन इस सच के लिए मैं शर्मिंदा नहीं हूं और मुझे इस बात पर गर्व है। तो ये अपनी तीखी बहस देखी होगी। तो बीजेपी के अंदर भी ये समस्याएं हैं। राजस्थान चले जाइए, वहां भी आपको दिखाई दे जाएगा।
देखो, मैंने शुरुआत में कहा था कि रिपीट सा कुछ लग रहा है। देखो, ये जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं ना, देखो अगर आप रिपीटेटिव मोड पर हैं, 2012 में भी यूपीए सरकार को बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरना शुरू किया था। 2014 के चुनाव आते आते यूपीए 2 को सबसे भ्रष्ट सरकार के रूप में बीजेपी ने जनता के सामने पेश किया और लोगों को यह संदेश देने की पूरी कोशिश की गई थी कि इस भ्रष्ट सरकार को आपको हटाना है। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने भी कुछ इस तरह की कोशिशें की थी। अब यही काम बीजेपी ने 2022 में शुरू कर दिया है। आज जितने भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं ना, वो विपक्षी पार्टियों के ही सामने आ रहे हैं। अगर थोड़ी बुद्धि होगी तो आपको सवाल आना चाहिए कि बीजेपी में क्या सब ठीक है? भारतीय जनता पार्टी फिलहाल अपनी इमेज को बनाने में, सुधारने में उसकी कवायद में जुटी हुई है। बात आपको समझनी चाहिए। अब मैं ना कॉमन सेंस की बात करता हूं, जो बहुत अनकॉमन है आप सभी में, कुछ को छोड़ करके। आप समझदार हैं। भ्रष्टाचार का मतलब सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है कि हाँ किसी के छापा पड़ गया, कुछ नोट के बंडल मिल जाते हैं, भ्रष्टाचार, बस यही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को यदि भारत के संदर्भ में देखा जाएगा तो ये सबसे अधिक मतलब है रिश्वत से। रिश्वत से कैसे? आज भले ही ईडी और सीबीआई की बात की जा रही है, लेकिन अगर वहां के खाली पदों को छोड़ भी दिया जाए तो देश में सिर्फ पुलिस महकमे में 5 लाख से अधिक पद खाली हैं। वहीं केंद्र में खाली पदों की संख्या 10 लाख के करीब है। और सबसे आखिरी जहां ये मामला जाते हैं यानी कि अदालत, वहां नजर डालें तो 4 करोड़ से अधिक केसेस वहां पर पेंडिंग है। यदि इसको बहुत बारीकी से अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहीं ना कहीं एक दूसरे से ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। पुलिस बल की पर्याप्त संख्या नहीं है, जजों की संख्या पर्याप्त नहीं है, विभाग में कर्मचारी पर्याप्त नहीं है। ऐसे में कोई क्या एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए इस पर नजर रखी जा सके? बीते 8 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय के बाद ये कहा जा सकता है कि केंद्र के स्तर पर कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सभी जगहों से भ्रष्टाचार दूर हो गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि यार ये पहले हम लोकपाल बहुत सुनते थे, अब ये लोकपाल का ही विलुप्त हो चुका है शब्द ही, अब इसका जिक्र नहीं होता। कभी आपने सोचा? देश को जरूरत से ज्यादा सेवाएं देने वाले विजय माल्या, ललित मोदी इसी सरकार की सहायता से दुनिया भ्रमण पे निकल गए थे या निकाले गए थे। ये कॉमन सेंस है, आप भी समझ सकते हैं। अब ना आपको कुछ डाटा देने का प्रयास करता हूं। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हम लोग कर लेते हैं ना। इसी साल एक स्टडी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत की करीब 43.2% भारतीयों की खुशी भ्रष्टाचार से प्रभावित होती है। करप्शन पर नजर रखने वाली एक संस्था है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडेक्स, CPI 2021 की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे उसमें साफ तौर पे कहा है कि इसी साल जनवरी के महीने में कि 180 देशों की लिस्ट में भारत का 85वां स्थान है, यानी 85वां स्थान है। भ्रष्टाचार के को लेकर के वैश्विक संस्थान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि एशिया में भारत एक ऐसा देश है जहां घूसखोरी अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक लोग सरकारी काम कराने के लिए पैरवी का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही रिश्वत भी देते हैं। और ये पता है 2014 के बाद बहुत ज्यादा बढ़ी है, ये मैंने भी महसूस किया है। ये एक धारणा है कि पैरवी नहीं और घूस नहीं दिया गया तो काम लटक जाता है, ये मुझे भी पता है। इस सर्वे में आम लोगों को करप्शन की स्थिति पर राय देने को कहा गया था और बुनियादी जरूरतों को पूरा करते वक्त उनके सामने आने वाली मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करना था। यह सर्वे देश के 200 से अधिक शहरों में किया गया था। अगर इस पूरी कहानी को मैं कंक्लूड आपके सामने मैं करूं तो भाई मैं एक बात कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का पूरा एहसास है कि अगर उनकी सरकार के खिलाफ देश भर में सड़कों पर अगर जनाक्रोश दिखेगा तो 2024 में सत्ता में उनकी वापसी आसान नहीं है, पहली बात। लिहाजा परिवारवाद और भ्रष्टाचार को अभी से चुनावी मुद्दा बना करके उन्होंने कांग्रेस समेत उन तमाम क्षेत्रीय दलों को अपने सामने बड़ी और कड़ी चुनौती पेश कर दी है जो परिवारवाद की अमर बेल के सहारे सत्ता में आते जाते रहे हैं। इनमें से लगभग सभी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप है, गंभीर आरोप है, अपराध ही नहीं आरोप है। ठीक है, सुनने में अच्छा लगा कि आप तैयारियां करते हैं। एक बात बताइए, देशभक्ति के प्रमाण पत्र को बार बार आखिरी सरकार क्यों मांगती है? जवाब देंगे आप? आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान 13 से 15 अगस्त तक घर घर डीपी मतलब तिरंगा लगाना है, डीपी में तिरंगा लगाना है, इसका आपने आह्वान किया, नागरिकों से कहा। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री को पूरा अधिकार है कि वो समय समय पर देश के नागरिकों को का आह्वान करें और करते रहें। ऐसा होता रहा है पहले भी। अन्न संकट के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के आह्वान पर पूरा देश 1 सप्ताह तक उपवास रखता है, फास्ट रखता है। प्रधानमंत्री ने अपने 15 अगस्त के लाल किले से
शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा का भी उल्लेख किया था। अगर आपको याद हो कि जब चीन ने भारत में आक्रमण किया था ना, चीनी आक्रमण के दौरान पंडित नेहरू ने भी आह्वान कर देशवासियों द्वारा किए गए त्याग की अनेक कथाएं हैं। याद यह भी किया जा सकता है कि आजादी के 50 साल पूरे होने पर स्वर्ण जयंती वर्ष तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किस तरह से मनाया था, देश को किस तरह की सौगातें उन्होंने दी थी, या आजादी की 60वीं वर्षगांठ या फिर हर एक जयंती के अवसर पर 15 साल पहले देश में किसकी सरकार थी और तब क्या हुआ था। लेकिन 2020 के पीड़ादायक कोरोना काल में जब देश भारी संकट से गुजर रहा था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक आह्वान किया था कि वो 22 मार्च को शाम को अपने घरों से, दरवाजों से, खिड़कियों के पास जाएं और वहां बालकनी में ना खड़े होकर के ना 3 चीजें लेके आ जाएं। कुछ नहीं है तो थाली, जो कुछ है बजाने वाली चीज ला सकते हैं। थाली बजाई, ताली बजाई, अग्रिम पंक्ति में खड़े स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाओं के प्रति धन्यवाद का ज्ञापन किया। अपने तमाम अभावों, कष्टों को भुला करके नागरिकों ने प्राण प्रण से प्रधानमंत्री की भावनाओं का सम्मान किया। उसके बाद क्या हुआ? दवाओं की कमी, ऑक्सीजन की कमी, कोविड से निपटने की अपर्याप्त सरकारी कोशिशों की जानकारी, कोविड के टीके को लेकर के देश द्वारा हासिल की उपलब्धि की चर्चा तो प्रधानमंत्री दुनिया भर में बड़े गर्व के साथ करते हैं, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं उसको चुनौती दे सके, जिसमें बताया जाता है कि लाखों लोगों की मौत हुई, उस आंकड़े को चुनौती नहीं दे पाते। सवाल बनता है कि वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के दावों को कोई चुनौती आखिर क्यों नहीं देते। पूछा जा सकता है कि देश के 140 करोड़ नागरिक, जिनमें 22 करोड़ मुस्लिम भी शामिल हैं, जिनकी भारतीयता और देशभक्ति को संघ और जनसंघ भाजपा द्वारा पिछले 75 सालों से शक की नजरों से देखा जाता है, और उन्हीं से उन्हीं की राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र बार बार क्यों मांगा जाता है? क्यों मांगा जाता है? बहुत संभव है कि प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद मदरसों और मस्जिदों की छतों पर दूर से ही आपको तिरंगा नजर आ जाएगा। उत्तराखंड राज्य के भाजपा प्रमुख के हवाले से ना एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, देखा आपने? एक सच्चाई, उन्होंने कहा था कि एक सच्चाई मैं आपको बताता हूं कि भारत उन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता है जो राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराते हैं, जिनके घर में तिरंगा नहीं लगेगा, हम उसे विश्वास की नजरों से कभी भी नहीं देख पाएंगे। और मुझे उस घर का फोटो चाहिए जिस घर में वो तिरंगा नहीं लगा हुआ है। घर में देश का झंडा लगाने से जिसे भी दिक्कत हो सकती है, देश ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता है जो तिरंगा नहीं फहराते हैं। अब आप एक बात बताइए, नागरिक डरे हुए हैं, वो स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि तिरंगे को लेकर के सरकार उन्हें डराने की कोई भावना रखती है, पर ऐसा हो रहा है। जो नजर आ रहा है वही यही है कि तिरंगे को राष्ट्र के प्रति प्रेम का प्रदर्शन करने से अधिक देश के प्रति वफादारी साबित करने का अवसर बनाया जा रहा है। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार। सुनने के बाद आप चुप हो जाते, सुनने के बाद मैं बोलना शुरू करता हूं।